वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स। और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द कमिंग वीडियोस। लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक इट। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया मीन्स भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले तो राष्ट्रवाद वर्ड एक बार मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ जब नेशनलिज्म इन यूरोप हमने स्टार्ट किया था। दोबारा फिर बता देती हूँ कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। ये एक ऐसी भावना होती है जब देश के हर एक ग्रुप के अंदर, सिटीजन्स के हर ग्रुप के अंदर, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट से बिलोंग करता हो, स्टेटस से बिलोंग करता हो, ये भावना पैदा हो कि हम एकजुट होकर जो मतलब किसी कंट्री के ऊपर किसी भी चीज का होल्ड होता है या आप कह सकते हैं राज होता है, उसके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाई जाती है, आंदोलन चलाया जाता है, तो सब उसमें एकजुट होकर हिस्सा लेते हैं। एंटी कॉलोनियल यहाँ पर हम बोलेंगे, क्योंकि क्यों बोलेंगे एंटी कॉलोनियल? क्योंकि इंडिया के ऊपर आपने क्या देखा, आप 7th 8th तक क्या पढ़ते आए हैं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 16th सेंचुरी से आगे लेकर 17th सेंचुरी से हम बात करते हैं, सॉरी, कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर कंपनी आई और धीरे धीरे अपनी कॉलोनी इंडिया को उन्होंने बना लिया, अपना उपनिवेश उन्होंने बना लिया। तो मूवमेंट राष्ट्रवाद क्या है कि वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जिसमें देश के हर ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था, राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर आई थी और एकजुट होकर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज राष्ट्रवाद। और सिंपल टू सिंपलेस्ट वर्ड अगर हम बात करें तो देशभक्ति की भावना भी आप इसको कह सकते हैं कि लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम और सेवा और डेडिकेशन की भावना का होना राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब मैं आपको एक बेस देती हूँ ताकि आप इस स्टोरी को आगे बढ़ा पाए। राष्ट्रवाद की जो स्टोरी इंडिया के अंदर स्टार्ट होती है, हमने देखा था यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत हो गई थी। देश लोगों के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई, जिससे क्रांति हुई और क्रांति से राष्ट्र राज्य उभर कर सामने आने लगे थे। मीन्स जो अलग अलग किंगडम्स में पूरा यूरोप डिवाइड था, अलग अलग फ्री कंट्री के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने लग गया था, ठीक है। तो ऐसा ही टाइम इंडिया के अंदर भी आया, लेकिन इंडिया के अंदर कब आया? 1920 के बाद की हिस्ट्री हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 1920 से पहले तक की हिस्ट्री आप कहाँ पढ़ चुके हैं? 8th क्लास तक इसको पढ़ चुके हैं। 9th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है सारी। 10th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये सेकंड चैप्टर आप इसको कहें तो, क्योंकि जो नेशनलिज्म इन इंडो चाइना है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं, तो यही सेकंड चैप्टर अब कंसीडर हो रहा है आपका भारत के अंदर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पर आप 1920 से लेकर उससे आगे तक की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, जिसके अंदर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि इनके शुरू होने की क्या वजह थी, क्या इनकी सक्सेस रही, कहाँ कहाँ ये फैला, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो शुरुआत होती है यहाँ पर 1920 से। अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर की, आपने देखा कि 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो चैप्टर की शुरुआत भी आपकी वहीं से होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट रहा। हमने देखा कि ब्रिटेन ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन किया था और उस टाइम पर हमारा इंडिया उसकी क्या था? कॉलोनी था। तो ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के ऊपर उनको एक वायदा किया था कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए आर्मी का, उसके बाद हम आपकी कंट्री को फ्री कर देंगे। लेकिन उन्होंने ये वादा अपना पूरा नहीं किया। लोगों को भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि परेशान हो चुकी थी तब तक सारी जनता लोगों के अंग्रेजों के व्यवहार से, जिस तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन उनका करते थे। तो उनका साथ भारतीयों ने ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दिया। हालांकि हमारा अपना खुद का कोई रोल नहीं था, क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे, उनका राज था, तो हमें करना पड़ा ऐसा। अब उस वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या पड़े इंडिया के ऊपर? तो यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? प्रथम विश्व युद्ध का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? इस चैप्टर से 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका आता है। तो वो 5 मार्क्स लेने के लिए आपको वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, और जो वीडियो ही देखेंगे आपको चैप्टर रीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे 1 मार्क में क्वेश्चन निकल के आए, चाहे 5 में आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज इन टैक्सेस, अब युद्ध
में कोई भी पार्टिसिपेट करता है, कोई भी कंट्री करती है या कोई एक जन ही करता है, एक्सपेंडिचर आता है उसके ऊपर, एल्यूमिनेशन भी चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, ड्रेसअप भी देनी पड़ती है आर्मी को। तो ये सब चीजों के लिए क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो जब ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उनके खर्चे बढ़ गए। तो खर्चे बढ़ने के लिए क्या चाहिए उनसे, पूरा करने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अंग्रेजों ने वो पैसा पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज financed by war, loans and increasing taxes, custom duties were raised and income tax introduced। उनके ऊपर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर बढ़ा डिफेंस का, डिफेंस मीन्स रक्षा के लिए, ये चीजें जो मैंने आपको अभी बताई। और उन्होंने क्या क्या तरीके इसके लिए अपनाए, लोन्स लिए गए लोगों से वॉर के नाम पर, युद्ध के नाम पर, कि कर्जा दे दीजिए हम आपको रिटर्न कर देंगे। और कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज की गई। कस्टम ड्यूटीज क्या होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर एक सीमा से दूसरी सीमा में जो लेन देन का क्रिया होता है उस पर टैक्स लगाना। और इनकम टैक्स जो कि पहले नहीं था, उस टाइम पे लागू किया गया कंट्री के अंदर। उस टाइम पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर हुआ था, आय कर जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, प्राइस राइसेस, कीमतें बढ़ गई, किस चीज की, थ्रू द वॉर इयर्स प्राइस इंक्रीजेस डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। क्योंकि खर्चे बढ़ रहे थे, जो सेना गई हुई थी उनके लिए खाने पीने के सामान की सप्लाई भी बढ़ रही थी। तो विद इन द कंट्री क्या हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी टेबल थिंग्स की। और जब शॉर्टेज हो रही थी तो उनकी कीमतें क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और 1913 से 1918 के बीच में तो इतनी कीमतें बढ़ गई कि जो आम पब्लिक थी, ऑर्डिनरी पीपल थे, गरीब जनता थी, उनके लिए तो अपनी खाने पीने की चीजें मुहैया कराना भी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती भर्ती करना सेना के अंदर। फोर्स रिक्रूटमेंट के अंदर क्या किया कि गांव के लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर ब्रिटिशर्स आर्मी के अंदर भर्ती कर रहे थे। इस वजह से लोगों के बीच में अंग्रेजों के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था, वो बहुत परेशान थे उनसे। फेलियर ऑफ क्रॉप्स, उसी टाइम पे क्या होता है कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। In most of the country, crops were ruined in 1989 and 1920 to 21. There was a great shortage of food supplies. अब क्योंकि फसलें बर्बाद हो रही हैं और प्रोडक्शन जितना हो रहा है उसको सैनिकों के लिए ज्यादा पहुंचाया जा रहा है, तो कंट्री के अंदर फूड सप्लाई की क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। अब लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, भूख में वो बिल बिलाएंगे। तो जो आर्मी थी या जो होल्डर थे, जो उनके ऊपर कॉलोनियल राज था, उसके वो ओब्वियसली खिलाफ होंगे। फिर है एपिडेमिक एंड फेलियर, उसी टाइम पे महामारी फैल जाती है और फेलियर ऑफ क्रॉप्स भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता था, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921 द नंबर ऑफ पीपल डाइड ऑफ एपिडेमिक एंड प्लेग फ्लू वर 120 to 130 lakhs। महामारी फैलती है 1980 से लेकर 20 के बीच में, प्लेग नाम की बीमारी फैलती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली थी, इम्पैक्ट इंडिया पे भी आया। तो जैसे आज के टाइम पे वायरस के खिलाफ एंटीडोट नहीं मिल रही है, पेंडेमिक के खिलाफ जो कोरोना वायरस चला हुआ है, उसी टाइम पे प्लेग के खिलाफ भी एंटीडोट मिलने में 1.5-2 साल के करीब टाइम लग गया था। तो इस दौरान में लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गई थी। तो नियर अबाउट सेम सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो 120 लाख से 130 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई थी। एक तो लोग वैसे ही अपने आमजन प्रियजनों के मरने से इतने दुखी थे, ऊपर से वर्ल्ड वॉर के ये इफेक्ट हो रहे थे। तो पूरी पब्लिक, मतलब पूरे इंडियन नियर अबाउट ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो चले थे। अब खिलाफ तो हर तबका था, हर सेक्शन था सोसाइटी का अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उनके एक्सपीरियंस अलग अलग थे। साहूकारों के अलग थे, किसानों के अलग थे, मजदूरों के अलग थे, दुकानदारों के अलग थे, और वो उनके आजादी के मीनिंग भी अलग अलग थे। वो ये नहीं चाहते थे कि पूरी कंट्री एकदम से आजाद हो जाए और हम अपना ऐसे डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर लेके आए। वो तो कहते हैं ना कि अपना अपना दुख और अपना अपना अलाप वाली बात उस टाइम पे हो रही थी। उसी टाइम पे एक हीरो उभर कर सामने आता है। हीरो बोले तो महात्मा गांधी जी की इमेज उभर कर सामने आती है, जो कि साउथ अफ्रीका में अब से पहले रह रहे थे। वो भारत में आते हैं 1915 के अंदर। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आप आगे कभी जाके
कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, यूपीएससी वगैरह कोई भी, या एचएससी के लिए, एसएससी के लिए एग्जाम देते हैं, तो क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, व्हेन वाज महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया के लिए वापस आए थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम महात्मा गांधी के बारे में और रॉलेट एक्ट में उनका क्या रोल प्ले रहा और क्या रॉलेट एक्ट था, इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।